कैसे खाली हुआ भारत का खजाना। 80 के दशक से भारत को इकोनॉमी तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे। इतना ही नहीं, 80 का दशक खत्म होते होते इंडियन इकोनॉमी भी पूरी तरह से कमजोर पड़ती जा रही थी। हालांकि उस वक्त की सरकारें अपने अपने तरीके से कोशिश जरूर कर रही थी ताकि देश को किसी तरह से कंगाली से बचाया जा सके। 90 के दशक में भारत का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था और हालात ऐसे बन गए थे कि एक वक्त की रोटी भी शायद आम इंसानों को नसीब होना भी मुश्किल होने लगा था। देश में बेरोजगारी और गरीबी दोनों सरकार की परेशानियों को बढ़ा रहे थे। सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी जिससे आम इंसान को राहत दी जा सके। सरकार किसी तरह से इस कंगाली से बाहर आना चाहती थी, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जो उसे लॉन्ग टर्म राहत दे सके। उसके पास जो भी प्लान था वो शॉर्ट टर्म का था। 80 के आखिरी दशक में और 90 की शुरुआत में ही इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। दरअसल इस हालात के पीछे कुछ और कारण थे। उस वक्त इंडिया में लाइसेंस परमिट राज हुआ करता था। माना जाता है कि उस वक्त अगर देश उस हाल में पहुंचा था तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं लाइसेंस परमिट राज था। दरअसल उस वक्त किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता था। इस लाइसेंस परमिट राज में कार, स्कूटर, सीमेंट खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस वक्त तो सरकार तय करती थी कि कितनी कारें बनेंगी और उसकी कीमत क्या होगी। इतना ही नहीं, इस कार को खरीदने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। उस वक्त लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सरकारी बाबू के सामने काफी नाक रगड़नी पड़ती थी, तब जाकर लाइसेंस मिल पाता था। सरकारी बाबू की खुशामद करना या विनती तब भी करनी पड़ती थी जब उसके पास सारी चीजें होती थी और आपकी कमाई लीगल होती, तब जाकर आपको गाड़ी नसीब हो पाती थी। उस वक्त एक स्कूटर भी लेना आसान नहीं था, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। 80 के दशक में मकान बनाने के लिए लगने वाले सीमेंट को खरीदने के लिए इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा शादी के लिए अगर एक्स्ट्रा चीनी भी चाहिए तो भी इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि उस दौर में किसी भी तरह की फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फैक्ट्री में बनने वाली चीज कितनी बनेगी और इसका क्या दाम होगा, ये सब सरकार तय करती थी और विदेशी निवेश ना के बराबर था। राजीव गांधी सरकार का कामकाज जब 2 दिसंबर 1989 में खत्म हो रहा था, तब तक देश की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बदहाली के दौर से गुजरने लगी थी। माना जाता है कि देश की इकोनॉमी के बुरे दिन अगर आए थे तो इसमें लाइसेंस परमिट राज सबसे बड़ी वजह थी। वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर के मुताबिक 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बचने के लिए आप एक लोन ले लें। राजीव गांधी इस बात को समझ गए थे और उनकी इस सलाह को भी मानने को तैयार थे, लेकिन उनके साथ के लोग इस पर पेंच फंसा रहे थे। इसके अलावा आम चुनाव नजदीक होने के कारण उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ, इंडिया की इकोनॉमी और नीचे चली गई। वहीं इसके बाद साल 1989 के आम चुनाव के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के पीएम बने, लेकिन देश की गिरती इकोनॉमी पर उनका भी कोई खास ध्यान नहीं था। उनकी सरकार भी भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे चल रही थी। बीपी सिंह जब पीएम बने तब उन्होंने मीडिया को कहा था कि सरकारी खजाना खाली है, लेकिन इसको भरने के लिए उन्होंने कोई ठोस प्लानिंग नहीं की है। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 1.5 साल बाद गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर देश के नए पीएम बने। तब चंद्रशेखर और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो इस हालात से अपने देश को बाहर कैसे निकाले। चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल भी काफी अहम था। उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीबीसी से बातचीत में उन्होंने उस दौर को याद करते हुए बताया कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जाने माने अर्थशास्त्री आईजी पटेल ने
1991 में बेंगलुरु के एक लेक्चर के दौरान कहा था कि 80 के दशक में खास तौर से आखिर के 5 सालों में सरकार ने ऐसे खर्च किए कि किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। उन्होंने आगे कहा था कि जब वो दिसंबर 1990 में वित्त मंत्री बने थे तो उस वक्त भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब तक जा पहुंचा था। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य परिस्थिति में भारत के पास विदेशी मुद्रा का इतना ही भंडार था जिससे कि 2 हफ्ते के आयात का बिल हम भर सकते थे। मेरे वित्त मंत्री बनने से पहले $5 अरब का शॉर्ट टर्म कर्ज लिया गया था। शॉर्ट टर्म कर्ज का मतलब होता है 30 दिन से 90 दिनों तक का कर्ज समय समाप्त होने के बाद आपको इसकी भरपाई करनी होती है। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर रह गया था तो हमें लगा कि कहीं हम डिफॉल्टर न बन जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता से एक बातचीत में कहा कि तब भारत संकट में था। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने मुझे आर्थिक सलाहकार की हैसियत से मदद करने को कहा। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए उस वक्त जब देश के सोने को महज $40 करोड़ के लिए गिरवी रखा गया था। ये आज की डेट में किसी भी बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। हालांकि उस वक्त सरकार के सोने गिरवी रखने के फैसले पर विपक्ष के लीडर के साथ साथ मीडिया ने यशवंत सिन्हा और चंद्रशेखर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। यशवंत सिन्हा उस इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हुए कहते हैं कि सोना गिरवी रखने की फाइल उनके पास आई थी जब वो पटना में थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर से एक आदमी उनसे मिलने और उस फाइल पर उनका साइन लेने के लिए आया था। उन्होंने आगे बताया था कि सोने को गिरवी रखने का फैसला सरकार का था और सरकार से बाहर राजीव गांधी भी इससे सहमत थे, तो मैंने दस्तखत कर दिया। हालांकि वो मानते हैं कि उनके इस कदम की वजह से उनकी खुद की भी बड़ी बदनामी हुई थी। जैसा कि वो खुद कहते हैं कि हमारे जो विरोधी रहे हैं उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में इसका खूब उल्लेख किया है कि ये वही आदमी है जिसने देश के सोने को गिरवी रखने का काम किया था। लेकिन गिरवी रखी गई सोने की ये खेप भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ खास राहत नहीं पहुंचा सकी। इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंडिया को सख्त जरूरत थी। आगे हम बताएंगे गल्फ वार ने भी इंडिया की इकोनॉमी को चौपट कर दिया था। तेल की कीमतों का असर। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत की इकोनॉमी आजादी के बाद उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं रही। नेहरू के दौर इंडिया की इकोनॉमी का सारा बेस फार्मिंग और सरकारी उद्योगों पर टिका हुआ था। सरकारें सब काम देखती थी। दरअसल उस दौर में प्राइवेट सेक्टर को लेकर सरकार की सोच दूसरी थी। सरकार को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। इस वजह से नेहरू के वक्त किसी तरह का कोई कंपटीशन भी ना के बराबर था। हालांकि नेहरू के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर कोई ठोस प्लानिंग नहीं बनाई। इसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे इकोनॉमी विकास की पटरी से कब उतर गई किसी को पता भी नहीं चला। जब सरकार जागी तब तक इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और इसी बुरे समय में शुरू हुआ गल्फ वार, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को और तोड़ कर रख दिया। बात 2 अगस्त 1990 की है, जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। 1990 में हुए खाड़ी युद्ध का दोहरा असर भारत पर देखने को मिला था। इस जंग की वजह से इंडिया को खाड़ी देशों में काम करने वाले भारत के कामगारों को वापस बुलाना पड़ा और वो लोग जो विदेशी मुद्रा देश भेजते थे वो बंद हो गई थी। दूसरी ओर गल्फ वार की वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइस भी आसमान छूने लगे थे और भारत को बहुत ऊंची कीमत पर तेल खरीदना पड़ा। पेट्रोल डीजल के दाम 3 गुना बढ़ गए थे। जुलाई 1991 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹14.62 प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत ₹5.50 के आसपास थी। पहले इंडिया को तेल के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन इराक के कुवैत में कब्जा करने की वजह से उसी तेल के लिए अब इंडिया को उस वक्त 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। वहीं इराक को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भी तैयार हो गया था और वो इराक पर हमला करने की तैयारी में था।
ये सारी चीजें इंडिया को मुश्किल में डाल रही थी। अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी की कमर पूरी तरह से टूट गई थी। गल्फ वॉर की वजह से इंडिया को अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इंडिया अपनी गिरती इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा था और इसी क्रम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से कर्जा लेना चाहता था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका की बगैर इजाजत के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया को नहीं मिल सकता था। उस वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में अमेरिका के 80% से ज्यादा के वोट थे। इसके लिए भारत ने अमेरिका से बात की, लेकिन अमेरिका ने एक बड़ी शर्त इंडिया के सामने रख दी। ये वो शर्त थी जो भारत के लिए मानना आसान नहीं था। अमेरिका की शर्त के मुताबिक अमेरिका के फाइटर प्लेन जो इराक पर बमबारी कर रहे थे, उन्हें इंडिया में लैंड करने की इजाजत दी जाए। उनके फाइटर प्लेन इंडिया में फ्यूल भर सकें। ये शर्त मानना इंडिया के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये बात भी सच है कि उस वक्त इंडिया का झुकाव अरब देशों की तरफ था। और अरब देशों की बात की जाए तो इसमें इराक भी शामिल था। ऐसे में अमेरिका की शर्त को मानने का मतलब था अमेरिका का लड़ाई में सहयोगी बनना। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल था कि क्या भारत इसके लिए तैयार था। हालांकि अमेरिका की शर्त को मानने के अलावा इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। उस वक्त इंडिया किसी भी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना चाहता था। अमेरिका से बातचीत करने के लिए इंडिया ने अपने कॉमर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी को लगाया। स्वामी ने देश के एक न्यूज चैनल से बातचीत में इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उस वक्त उनसे मिलने के लिए अमेरिकी एम्बेसडर आए थे और उन्होंने कहा था कि गल्फ वॉर होने वाली है और उनके जहाजों को फिलीपींस से सऊदी अरब पहुंचाना है ताकि इराक से लड़ा जाए। स्वामी ने आगे बताया, अमेरिका चाहता था कि उनके जहाज रास्ते में इंडिया में रुकना और फ्यूल चाहते हैं। इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए, जिसके लिए इंडिया को 3 गुना पैसा और IMF से लोन मिल जाएगा। क्या आप इसकी परमिशन देंगे? अमेरिकी एम्बेसडर ने यह भी कहा था कि इसका जो भी खर्चा आएगा अमेरिका 3 से 4 गुना ज्यादा देगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिकी एम्बेसडर से कहा था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बिना शर्त $2 बिलियन हमें मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि 9 जनवरी 1991 को भारत ने अमेरिकी जहाजों को अपने यहाँ तेल भरने की इजाजत दे दी थी। इंडिया से परमिशन मिलने के बाद अमेरिका ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उस वक्त इंडिया के PM चंद्रशेखर अमेरिकी कार्रवाई को सही बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके अगले ही दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने $1 अरब 3 करोड़ जारी कर दिया। हालांकि IMF की इस मदद के बावजूद इंडियन इकोनॉमी पटरी पर नहीं लौट सकी और उसकी इकोनॉमी में कोई खास सुधार नहीं हो सका। जब चंद्रशेखर की सरकार चली गई तो नई कांग्रेस सरकार को ये समझ आया कि देश की इकोनॉमी के लिए कड़े फैसले नहीं लिए गए तो आगे चलकर और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।